कल नामांकन और आज घर घर प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज प्रचार की शुरुआत गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा से की, फिर उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका और गलियों में वोट मांगने निकल पड़े। सिख समुदाय के घर भी गए, फिर एकता मंच से भाईचारे और सौहार्द की बात भी की। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें आज योगी आदित्यनाथ ने जब आज के दिन की शुरुआत की तो सबसे पहले गोपाल मंदिर गए, जहां पर राधा कृष्ण की आरती की, पूजा अर्चना की और उसके बाद घर घर प्रचार का अभियान शुरू किया। आज पहली बार आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए भी इस सीट की चर्चा काफी ज्यादा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है यहां पर कि कोई मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हो, एक प्रत्याशी के तौर पर घर घर जाकर वोट मांगता हुआ। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिख समुदायों के बीच भी गए और लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश कि हर जाति और संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, साथ लेकर आगे चलना है। साथ ही साथ 2 दिन पहले लखनऊ में अपने विकास कार्यों का जायजा दिया था, ब्यौरा पूरा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने जो काम किया उसका ब्यौरा लोगों के बीच दिया था और ये सिख समुदाय के बीच योगी आदित्यनाथ लोगों से बातचीत करते हुए बकायदा गुरुद्वारा गए और यहां पर देखिए गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। उत्तर प्रदेश में पहले राउंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस 5 दिन बाकी है। 10 फरवरी को पहले दौर के लिए मतदान है। जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। दंगा, पलायन, माफिया राज जैसे मुद्दे फिर जोर पकड़ रहे हैं। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया। सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजे का राज था। यूपी में पहले दौर के वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। पहले दौर के चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी है। प्रचार युद्ध चरम पर है। दंगा, पलायन, माफिया, गुंडागर्दी और नफरत वाले बोल हवा में खूब तैर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दूसरी वर्चुअल रैली में हुंकार भरी तो जुबान पर माफिया राज और दंगे का डर आ ही गया। ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है और मुझे खुशी है कि यूपी के लोगों ने ये मन बना लिया है कि दंगाइयों को, माफियाओं को पर्दे के पीछे रह करके यूपी की सत्ता हथियाने नहीं देंगे। अमित शाह ने तो गोरखपुर से आवाज लगाई और सहारनपुर तक पहुंचाने का आह्वान कर दिया। सहारनपुर यानी पश्चिमी यूपी। पूर्वी यूपी के प्रचार में भी बीजेपी की नजर पश्चिम पर ही है। इस बार पश्चिमी यूपी की जंग सबसे बड़ी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लखनऊ का रास्ता पश्चिमी यूपी ही तय करेगा। पिछली बार दंगा पलायन, हिंदू मुसलमान ने चुनाव की दशा और दिशा तय की। इस बार भी वोट युद्ध इसी के आसपास लड़ी जा रही है। गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है। यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। उत्तर प्रदेश में माफिया 3 ही जगह दिखाई पड़ता है। या तो वो जेल में है, या तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर चला गया है, या तो सपा की विधानसभा सदस्यों की सूची में दिखाई पड़ता है। बीजेपी बार बार अखिलेश राज का डर दिखा रही है। प्रचार का मूल मंत्र यही है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा। सीएम योगी ने ट्वीट कर फिर मुजफ्फरनगर की याद दिलाई। लिखा, 5 साल पहले मुजफ्फरनगर में न बेटी सुरक्षित, न माताओं का सम्मान। दंगा की आग और कर्फ्यू का कफन, तुष्टीकरण की नीति और पलायन का दर्द।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता थी, कैसे ये लोग अव्यवस्था का कारक बनते थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में न केवल कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित किया गया, बल्कि पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ। बेटियां स्कूल जा रही हैं। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने तो सांप्रदायिक आग को ही हवा दे दी। वो हिंदू मुसलमान से लेकर पाकिस्तान तक पहुंच गए। बीजेपी अखिलेश राज का डर दिखा रही है तो अखिलेश और जयंत की जोड़ी नफरत और झूठ की सियासत का आरोप लगा रही है। वो नौकरी किसान पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गर्मी निकल जाएगी, आखिरकार वो ये भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नौजवानों को नौकरी चाहिए, भर्ती निकले, जवानों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, लेकिन ये गर्मी किस बात के लिए निकालना चाहते हैं? और फिर कोल्ड स्टोर के लोग तो जानते हैं कि गर्मी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जब गर्मी निकल जाएगी तभी ठंडा होगा। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान। यूपी में चुनाव की पहली परीक्षा पश्चिमी यूपी में है, जहां पहले और दूसरे दौर में ही वोटिंग है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, अपने अपने दांव चले जा रहे हैं, ताकि वोट युद्ध में विरोधियों को हर कीमत पर पटकनी दे सके। गोरखपुर से कुमार अखिलेश के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी की सियासी गर्मागर्मी आसमान पर है। गर्मी निकालने की धमकी भी दी जा रही है तो गर्मी की चर्बी निकालने वाले बयान भी दिए जा रहे हैं। अब तो बात कंप्रेशर, किसान और युवाओं तक जा पहुंची है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? ये चुनाव, ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है इस चुनाव। मौसम सर्द है, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन यूपी की सियासत गर्म है। प्रचार युद्ध में जुबानी जंग ऐसी छिड़ी है कि बात बात पर गर्मा गर्मी हो जाती है। सीएम योगी ने कैराना को लेकर गर्मी निकालने की हुंकार भरी तो ये गर्मी दूर तलक चली गई। अखिलेश और जयंत के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज फिर गर्मी ने जोर पकड़ी और बात नफरत तक आ गई। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। आलू के किसानों के साथ अन्याय हुआ तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं? आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें। गर्मी वाले बयान पर सियासी उबाल पहले ही आ गया। जयंत ने गर्मी के जवाब में चर्बी निकालने की बात की तो अखिलेश ने कंप्रेसर वाला बयान देकर घमासान और तेज कर दिया। वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और
गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। कांग्रेस ने यूपी की गर्मा गर्मी को असल मुद्दों से भटकाने वाले बयान बताकर सियासी उबाल में पानी डालने की कोशिश जरूर की। मैं सारे राजनीतिक दलों से और नेताओं से आग्रह कर रही हूँ, इनकी बात करिए, जनता की बात करिए। ये चुनाव ये चर्बी और पता नहीं गर्मी और चर्बी की बात नहीं है। इस चुनाव में और बाहुबली, इस चुनाव में आपको भर्ती की बात करनी चाहिए। कितने कम रोजगार हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये बात करनी चाहिए। गर्मी निकालने वाला बयान कैराना और मुजफ्फरनगर से निकला, जहां ध्रुवीकरण बनाम पुष्टिकरण की लड़ाई है। यहां दांव दंगे और पलायन पर चले जा रहे हैं। जिन्ना, पाकिस्तान, कब्रिस्तान भाषणों में छाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। खुद पर हुए हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी पहले लोकसभा अध्यक्ष से मिले, उनको सारी जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया और हमलावर पर यूएपीए लगाने की मांग की। स्पीकर सर, आपका बेहद शुक्रिया कि कल शाम में आपने फोन करके मेरी खैरियत और मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ, और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लियामान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहां पर यह बात कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप, तीनों पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर, खत्म सर, मुझे खत्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर?
आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन में दफनाया जाएगा।